अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। दुबई में भिखारियों और जाली उम्रा और हज वीजा इशू करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। इसराइल ने गजा के साथ साथ लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। स्वीडन में अमरीकी मसनूआत का बायकॉट। और चीन में ईरान, रूस और चीन की न्यूक्लियर मामलात पर बैठक क्या रंग लाएगी। ये थी टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज के बाद बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। सबसे बड़ी खबर बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस मुल्क के पास है। जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और अब इस सवाल का जवाब दे दिया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोने के जखायर कौन सा मुल्क जमा कर रहा है। अमेरिका के पास कितना सोना है, चीन के पास कितना सोना है, और फिर इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान इस लिस्ट में कहां खड़ा है। तो आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। साल 2024 में सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने में आया, जिसके बाद 2025 में भी माली मार्केट की तवज्जो सोने की खरीदारी पर है। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 52,600 रुपए बढ़कर 3,18,800 रुपए तक जा पहुंची, जबकि बैनुल अक़वामी मार्केट में भी सोने की कीमत 25.5% इजाफे के साथ नई बुलंदी को छू रही है। अमेरिका दुनिया में सोने के जखायर के एतबार से सरे फहरिस्त है, जबकि चीन और भारत एशिया में अपनी चमक दिखा रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी अहमियत रखती है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के मरकजी बैंकों ने 2024 में 1,000 मेट्रिक टन से जायद का सोना खरीदा, जो पिछली दहाई की औसत सालाना खरीदारी के तकरीबन 2 गुना है। पाकिस्तान में सोने के जखायर की सूरत हाल भी दिलचस्प है। पाकिस्तान आलमी सतह पर 49वें नंबर पर है। ये कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, जो सरमायाकारों के लिए एक नया मौका फराहम कर रही हैं। सोने के जखायर की बढ़ती हुई अहमियत और कीमतों में इजाफे के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि आया रुझान बरकरार रहेगा या मार्केट में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। और अब जानते हैं कि दुनिया के बाकी ममालिक में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम आपको लेकर जाते हैं दुबई की तरफ। जी, दुबई में रमजानुल मुबारक के आगाज से ही एक क्रैकडाउन शुरू हुआ और ये क्रैकडाउन था गदागरों के खिलाफ। जैसा कि हम जानते हैं कि रमजानुल मुबारक में लोग खैरात, ज़कात बहुत ज़्यादा देते हैं। सऊदी अरब के साथ भी यही मामला होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। दुबई में भी कुछ ऐसा ही मामला है और दुबई में भी बहुत सारे लोग सिर्फ इसी मकसद से जाते हैं कि वहाँ पर रमजानुल मुबारक में जाएं और भीख मांगे। तो रमजानुल मुबारक के आगाज में दुबई की हुकूमत की तरफ से ये एक क्रैकडाउन शुरू किया गया था गदागरों पर, और इस क्रैकडाउन की रिपोर्ट सामने आई है और रमजानुल मुबारक के आगाज से लेकर अब तक 127 गदागर दुबई में गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से जो रकम बरामद की गई है वो है तकरीबन 50,000 दिरहम। 50,000 दिरहम इन 127 गदागरों से बरामद किए गए हैं और 50,000 दिरहम को अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन 38 लाख रुपए। जी, 38 लाख रुपए इन गदागरों से लिए गए हैं, इनके पास जमा किए गए थे और ये सारे पैसे इन्होंने गदागरी में ही जमा किए थे। अच्छा, एक तो ये जो मामला है गदागरी का, ये हम जानते हैं कि रमजानुल मुबारक में बढ़ जाता है। हर साल ये क्रैकडाउन किया जाता है यूएई की हुकूमत की तरफ से। तो अगर हम कुछ पिछले स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसके अंदर हमें नजर आता है कि 2024 में 384 गदागर जो है वो गिरफ्तार किए गए थे रमजानुल मुबारक में, और 2023 में 499 गदागरों को गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, अब ये जो गदागर हैं इनको गिरफ्तार किया जाता है ज़्यादातर मसाजिद के पास से, और मसाजिद के पास ही जो फोर्सेस होती हैं, जो पुलिस होती हैं, जो कि इनके ऊपर क्रैकडाउन कर रही होती हैं, इनका गश्त मसाजिद के पास बढ़ जाता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि कितने गदागर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और अगर गुज़िश्ता 5 सालों की हम बात करें तो तकरीबन 2085 गदागरों को गिरफ्तार किया गया था दुबई में रमजानुल मुबारक के दौरान। अच्छा, रमजानुल मुबारक में ही एक और क्रैकडाउन भी दुबई में शुरू हुआ है और ये क्रैकडाउन है उन कंपनीज के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जो कि लोगों को जाली वीज़े
देने का काम करते हैं, हज और उम्रे के जाली वीज़े देते हैं, ये कम कीमत के वीज़ों का झांसा देते हैं लोगों को और लूटते हैं ये लोग। इनके हवाले से भी एक क्रैकडाउन जो है वो दुबई में शुरू हुआ है और उन लोगों की भी गिरफ्तारियां काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। तो दुबई की हुकूमत जो है वो इस वक्त रमज़ानुल मुबारक में मुकम्मल तौर पर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं माशरे के, उन पर क्रैकडाउन कर रही है। अगली खबर में आपको हम लेकर जाते हैं इसराइल की तरफ। इसराइल गजा पर तो हमले कर ही रहा है, लेकिन अब इसराइल की जानिब से लिबनान पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। लिबनान की कई इमारतों पर बमबारी की गई है इसराइली फोर्सेस की तरफ से और कई अफराद हलाक हुए हैं, कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं और इसराइल की तरफ से ये बयान सामने आया है कि ये हमले रुकेंगे नहीं और ये हमले जारी रहेंगे। तो एक तरीके से हम जो जुल्म देख रहे थे फ़लस्तीनियों पर, वो अब लिबनानियों पर भी होगा और इसराइल ने खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया है कि ये हमले अब रुकेंगे नहीं और ये हमले अब जारी रहेंगे। अच्छा, इसराइल ने जो इन हमलों को करने की जो बुनियाद बताई है, जो बेस बताया है, वो ये कि इसराइल ने ये कहा कि हिजबुल्लाह की जानिब से, लिबनान की जो फोर्स है हिजबुल्लाह, उसकी जानिब से एक मिसाइल हमला किया गया इसराइल पर और उस हमले को हमने नाकाम बना दिया और अब चूंकि वहां से एक हमला हो गया है तो अब हम अपने हमले करने में हक बजादिब है। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का यह बयान सामने आया है कि हमारा जो जंगबंदी का मुआहदा हुआ था इसराइल के साथ, हम उस पर अभी तक कायम हैं और हमने इसराइल पर किसी किस्म का कोई मिसाइल हमला नहीं किया है और इसराइल जो है वो गलत बयानी कर रहा है और इस गलत बयानी को बुनियाद बनाकर उसने लिबनान पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ अगर हम गजा की बात करें तो गजा पर भी हमले इस वक्त इसराइली फोर्सेस के जारी हैं और मजीद 120 अफराद को गजा में शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें वो लोग जो कि अपने घरों से दरबदर हुए हैं तो तकरीबन 1.25 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों से दरबदर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है इस पर। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को भी दोबारा से जारी करने की अपील की है, लेकिन इसराइल का मामला हम सब जानते हैं कि इसराइल किसी की नहीं सुनता और अब इसराइल ने ये जो अपना ही सीज़ फायर था उसकी भी खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी है और दोबारा से हमले जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। जी, अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं जहां पर तालिबान की तरफ से एक दावा सामने आया है और ये दावा तालिबान ने ये किया है कि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर जो $1 करोड़ की इनामी रकम थी वो अब ख़त्म कर दी है और ये दावा जो है वो तालिबान ने किया है। लेकिन अब इस दावे को अगर हम वेरीफाई करने के लिए FBI की वेबसाइट पर जाते हैं तो FBI की वेबसाइट पर अभी भी नाम मौजूद है सिराजुद्दीन हक्कानी का और सिराजुद्दीन हक्कानी के नाम के साथ ये भी लिखा हुआ है कि अगर इनके बारे में किसी किस्म की कोई भी मालूमात दी गई तो उस शख्स को $1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। तो अब इस दावे के हवाले से, जो कि तालिबान ने यह दावा किया है, इस हवाले से अमरीकी हुकाम का अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अच्छा, जो दावा है वो सिर्फ सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से नहीं है, ये दावा मजीद रहनुमाओं के हवाले से भी किया गया है। तालिबान ने यह कहा है कि हक्कानी नेटवर्क के कुछ दीगर जो रहनुमा हैं यानी कि याया हक्कानी और अब्दुल अजीज हक्कानी, उन पर भी $50 लाख का इनाम था अमरीकी हुकूमत की तरफ से और उस इनाम को भी ख़त्म कर दिया गया है और इसके अलावा कुछ दीगर रहनुमाओं के नाम भी दिए हैं तालिबान ने कि इन सब पर जो इनामी रकम थी अमेरिका की तरफ से वो सब ख़त्म कर दी गई है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ये जो दावा सामने आया है, ये अभी चंद दिन पहले हमने ये देखा था कि अमेरिका का एक वफ़द काबुल गया था और अफ़गान रहनुमाओं से, तालिबान रहनुमाओं से उस अमरीकी वफ़द की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के नतीजे में तालिबान ने जॉर्ज ग्लासमैन को छोड़ा था। तो ये एक तरीके से एक नई इंगेजमेंट है अमेरिका और तालिबान की, जो कि अब सामने आ रही है और अगर इस तरह होता है कि ये जो दावा है तालिबान का वो दुरुस्त साबित होता है और तालिबान के जो लीडर्स हैं उन पर जो इनामी रकम है वो अमेरिका ख़त्म कर देता है उनकी गिरफ्तारी की इत्तला के हवाले से, तो इसका मतलब है ये एक नई इंगेजमेंट है जो कि आगे बढ़ सकती है। और चूंकि हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जो है वो अफ़गानिस्तान से अपना असला भी वापस लेंगे
तो देखना यह है कि अब किस तरीके से ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं, क्योंकि जो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं वो वैसे तो बड़े अजीब से काम हैं, लेकिन उन कामों में कुछ काम ऐसे हैं जैसे कि एलजीबीटी पर उनका जो क्रैकडाउन है उस पर बड़े लोग उनकी पजीराई भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। महकमा तालीम को बंद करना, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसके हवाले से भी जारी किया। फिर यूएस एड को बंद करने का उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। अब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोक दिया गया है अमेरिका के एक जज की तरफ से। इसके हवाले से क्या तफसील है ये जानते हैं, हमारे नुमाइंदे फैसल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यूएस एड के हवाले से जो जज का ऑर्डर है वो क्या है। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद सबसे ज़्यादा तनकीद अगर हो रही थी तो वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जानिब से किए गए इक़दामात पर हो रही थी और उसमें बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हो रहे थे और कैटेगोरिकली ये कहा जा रहा था कि इलॉन मस्क किसी अवामी वोट से नहीं आए, कोई मैंडेट नहीं है उनके पास, एक एडवाइजरी हैसियत है, वो किस तरह से ऐसे इक़दामात कर सकते हैं जिसमें वफाकी इदारों की बंदिश का मामला है। तो यूएसएड की बंदिश को लेकर यूएस एड के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मुलाजमीन हैं, वो ये मामला अदालत में ले गए थे और इसी चीज़ को उन्होंने बुनियाद बनाया था कि कोई ऐसा लेजिस्लेटिव उनके पास ओहदा नहीं है इलॉन मस्क के पास, ना ही वो अवामी नुमाइंदे हैं कि वो ऐसे इक़दाम कर सकते हैं, लिहाजा ये गैर कानूनी है। तो उसी के ऊपर एक वफाकी जज ने ये करार दिया है कि ये मामला जो है गैर आइनी इक़दाम है, गैर आइनी इक़दाम हो सकता है, लिहाजा ट्रंप इंतज़ामिया को फौरी तौर पर यूएस एड को बहाल करना चाहिए और बहाल करते हुए तमाम मुलाज़मीन को भी दोबारा बहाल किया जाए। दिलचस्प बात आपके सामने हम ये रखें कि ये सारे इक़दामात इस जल्दबाजी में हो रहे हैं कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में जो यूएस एड की इमारत है उसको गूगल मैप्स पर नहीं फाइंड किया जा सकता, टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंटली क्लोज उसे करार दिया जा रहा है। अगर आप उसको गूगल मैप्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक बहुत ज़्यादा पैनिक भी था इस मामले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतजाज जो वफाकी मुलाजमीन थे उनकी जानिब से हो रहे थे और यहाँ इसी कैपिटल बिल्डिंग के सामने इस ग्राउंड में हो रहे थे और उसमें सबसे ज़्यादा हमने जो प्ले कार्ड्स और बैनर्स देखे थे उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म एलॉन मस्क के ऊपर था। अब इस वक्त वाइट हाउस की तरफ से जो इक़दामात अनाउंस किए गए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को इंसाफ का कत्ल करार देते हैं। जैसे कि ये कहा गया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जज की ये जो ऑब्जर्वेशन और ये जो कमेंट है, ये जो उनकी स्टेटमेंट है, ये इंसाफ का कत्ल है और हम इस मामले को अदालत में ले जाएंगे। ताहम अब इस पर मज़ीद डिटेल्स आनी है कि ये मामला अदालत में कब जाएगा और कब इस पर फर्दर मामला आगे बढ़ेगा। जी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको लेकर जाते हैं स्वीडन की तरफ। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका असर अमेरिका के अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक पर होता है और अब स्वीडन में एक सर्वे सामने आया है और उस सर्वे में ये बताया गया है कि 30% लोग ऐसे हैं स्वीडन के जिन्होंने अमेरिकी मसनूआत का बायकॉट कर दिया है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मज़ीद इस बॉयकॉट का हिस्सा बन रहे हैं और ये बॉयकॉट जो है उसकी वजह अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है। इस हवाले से स्वीडन में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं ज़ुबैर हुसैन साहब, उनसे ज़रा तफसील जानते हैं इस बॉयकॉट की। जी ज़ुबैर बताइएगा। स्वीडन में अमेरिकी मसनूआत की मुहिम तेजी पकड़ रही है। इस वक्त अगर मशहूर अमेरिकी मसनूआत की बात की जाए तो टेस्ला, नेटफ्लिक्स और कोका कोला का मुकम्मल बायकाट किया जा रहा है। मकामी टीवी के सर्वे के मुताबिक 29% ऐसे स्वीडिश शहरी हैं जिन्होंने बायकाट मुहिम के अंदर हिस्सा लिया है, जिनमें से 10% ऐसे शहरी हैं जिन्होंने मुकम्मल बायकाट किया है, जबकि 19% ऐसे शहरी हैं जिन्होंने चंद मसनूआत का बायकाट किया है। जबकि दूसरी जानिब यह बताया जा रहा है इस सर्वे के मुताबिक 40% ऐसे स्वीडिश शहरी हैं जिन्होंने आगे मुस्तकबिल में जो है वो अमेरिका की मसनूआत को बायकाट करने के अज़म जाहिर किया है। अमेरिका की मसनूआत की बायकाट की अगर मुहिम की बात की जाए तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद यूक्रेन और यूरोपीय सलामती और अमेरिकी खारजा पॉलिसी के हवाले से यहाँ पर शदीद खदशात पाए जाते हैं। इस हवाले से न सिर्फ पूरे यूरोप बल्कि स्वीडन में खासतौर पर अगर बात की जाए और डेनमार्क में बात की जाए तो यहाँ पर लोगों ने बायकाट का मुकम्मल आगाज कर दिया है और आगाज कुछ यूँ हुआ है
कि स्वीडन में एक फेसबुक पेज बनाया गया जिसमें चंद ही दिनों में तकरीबन 70,000 से ज़ायद लोगों ने उसे फॉलो किया। दूसरी जानिब टेस्ला जो है वो यहाँ की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जो है वो बेचने के लिए लगा दी गई है, यानी कि जो पुरानी खरीदो फरोख्त की वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं जैसे ब्लॉकेट यहाँ पर होती है, उस पर इस वक्त मुतहद टेस्ला जो है वो बेचने के लिए लगा दी गई हैं, मगर खरीदार कोई नहीं। तो आगे चल के ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन शायद कोई इस तरह की हिकमत अमली करे कि जिससे अमरीकी मसनूआत का इस्तेमाल जो है वो यूरोप में कम हो। अगर डेनमार्क की बात की जाए तो डेनमार्क स्वीडन का पड़ोसी मुल्क है। उन्होंने खास तौर पर जो मुहिम स्टार्ट की है वो यूं है कि मुख्तलिफ किस्म की शॉप्स के अंदर जो है अमरीकी मसनूआत के साथ अमेरिका का झंडा वाज़ेह तौर पे लगा दिया गया है, ताकि लोगों को पता पड़े कि अमेरिका की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और वो खुद फैसला करें कि आया उन्हें अमेरिका की प्रोडक्ट्स खरीदनी चाहिए या नहीं। जी नाजरीन, यहाँ पर हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। ईरान और अमेरिका ये दोनों न्यूक्लियर डील के मामले में एक दूसरे के आमने सामने हैं। अमेरिका ने मोहलत दी है 2 महीने की ईरान को कि वो न्यूक्लियर डील कर ले, लेकिन ईरान की तरफ से उनके आयतुल्लाह ख़ामनाई का बयान सामने आया है कि हम अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या किसी भी किस्म की न्यूक्लियर डील करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका की नीयत सही नहीं है। अब दूसरी तरफ एक और अहम मामला हुआ है। वो मामला ये हुआ है कि चीन ने एक अहम मीटिंग जो है वो बुलाई और इस मीटिंग में ईरान और रूस ने शिरकत की, और ये मीटिंग थी इन तीनों ममालिक के न्यूक्लियर मामलात के हवाले से। ये तीनों ममालिक जब मिलकर बैठेंगे और न्यूक्लियर मामलात पर बात करेंगे तो ये मामला आगे कहाँ जाएगा और क्या गुल खिलाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उमैमा ज़मान खान साहिबा मौजूद हैं, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और जो न्यूक्लियर मामलात हैं उन पर गहरी नज़र रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैमा, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अगर हमें ये जो अमेरिका की और ईरान की जो हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील थी, इसके हवाले से कुछ थोड़ी-सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे सकें कि ये डील कब हुई थी और इस डील के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो क्या थे, और ये जो एग्रीमेंट है इसकी हिस्ट्री क्या थी? अस्सलाम वालेकुम उवैस। अर्ली 2000s में हुआ ये कि एक फ्रेंजी फैली कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और उसकी तरफ न्यूक्लियर इन्रिचमेंट की तरफ और इन चीज़ों की तरफ आगे जा रहा है। तो फिर वेस्ट ने कहा कि क्या किया जाए। वेस्ट ने उसमें से अमेरिका में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसने उनसे कहा कि जी ऐसा करते हैं, एक अग्रीमेंट करते हैं जिसमें रिस्ट्रेन करने की कोशिश करेंगे ईरान से। ईरान को लिमिट करने की कोशिश करेंगे। उसमें हुआ ये कि P5+1 ने मिलकर जो है वो एक एग्रीमेंट करवाया और उसमें ईरान को अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ये एग्रीमेंट हुआ था और उसमें काफ़ी नुकात थे जिसमें आप अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो लिमिट करेंगे, प्लूटोनियम को आप अपना जो है वो करेंगे, लिमिट रखेंगे, ज़्यादा बनाएँगे नहीं, सेंट्रीफ्यूजेस को आप अपने ख़त्म करेंगे, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बंद करेंगे। वो सारी लिमिटेशंस उन्होंने वहाँ एड्रेस की उस ट्रीटी के अंदर। वो साइन हुई 2015 में, लेकिन वो 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आकर रिवोक कर दी। तो ये इसकी कुछ प्रिसाइज़ हिस्ट्री है। अब इस साल के एंड में जब ये डील एंड हो जाएगी तो फिर ईरान जो है वो क्या कर सकता है? ईरान जो है देखिए इस ना डील के कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स थे, टाइमलाइन्स थी। तो थोड़ी-थोड़ी वो जो टाइमलाइन्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। अब अगर वो टाइम लाइक अभी भी ईरान ने वो टाइमलाइन ऑलमोस्ट ख़त्म नहीं भी हुई है कुछ चीज़ों की, तो ईरान ने क्विकली मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया है टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और हम सारे दुनिया में ये बात जानते हैं। तो जैसे ही वो ट्रीटी ख़त्म होती है इन टोटोस, ये डेफिनेटली यही होगा कि ईरान बढ़ के अपना न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ओपनली अनाउंस कर दे। अच्छा उमैमा, एक बात बताइएगा कि देखें, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो ये सारे ममालिक मिलकर ईरान को क्यों रोकना चाहते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है और जो टेक्निकल लोग नहीं हैं, उनके लिए ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। ईरान को लोग इसलिए रोकना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वेस्ट रोकना चाहता है। भई क्यों? क्योंकि एक तो आर्म्स रेस बढ़ेगी, अगर ईरान के पास होगा तो सऊदी भी माँगेंगे, सऊदी के पास होगा तो यूएई भी न्यूक्लियर आर्म्स रेस मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जाएँगे। तो डेफ़िनिटली मिडल ईस्ट वैसे ही एक बर्निंग ग्राउंड है और वो और जो है वो बर्निंग ग्राउंड बन जाएगा। हाउएवर होगा ये कि अगर
वेपन ग्रेड न्यूक्लियर सिस्टम्स उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दिए अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्रू, तो अमेरिका को ये भी डर है ना कि इज़राइल उनकी रेंज में आएगा। वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वेपन्स बना सकते हैं। लॉन्ग रेंज को छोड़ें, इज़राइल ईरान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक वेपन्स से भी टैकल हो सकेगा, मतलब प्रॉक्सिमिटी देखी जाए तो। सो डेफ़िनेटली फिर उनको ये भी है कि वेस्ट को कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स को, प्रॉक्सी वॉर्स को ये और जो है वो बढ़ाएँगे। तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बुरे की तरफ जाते हुए नज़र आएँगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जो मतलब वन वन ऑफ द मेन रीज़न्स जिसकी वजह से वेस्ट नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करे। अच्छा, ईरान जो है वो तो ये कहता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जो वो जंगी मकासद के लिए नहीं है, पीसफुल प्रोग्राम है। लेकिन अगर हम दुनिया भर की जो खबरें हैं उनको देखें तो हमें क्या नज़र आता है कि ईरान इस वक़्त न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के कितना करीब है? क्या इस हवाले से कोई बात कही जा सकती है? यस, हर न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया में जब भी बना गया है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए ही होता है। हाउएवर द सिचुएशन करंटली अगर हम बात करें कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने करीब पहुंच गया है, तो मैं आपके शो से ही प्लेटफॉर्म से एक चीज़ बता दूं, चांसेस आर कि ये अपना प्रोग्राम अनाउंस कर दें, ये इतने करीब आ चुके हैं। तो जो आप देख रहे हैं इस वक्त फ्रेंजी इंटरनेशनल मीडिया में या स्टेट्स मतलब जो हैं कंट्रीज इतनी कंसर्न्ड हैं, वो इसीलिए कंसर्न्ड हैं क्योंकि दे आर वेरी क्लोज। और इट इज़ नॉट अबाउट न्यूक्लियर इन्हांसमेंट या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करना फॉर पीसफुल पर्पसेस। वो वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो तैयार कर चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया, क्योंकि ट्रंप ने भी आप देखें अभी एक लेटर लिखा था इनको, तो वो सारों को पता है कि अगर उन्होंने इस वक्त अनाउंस कर दिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ही अनाउंस नहीं कर रहे, दे हैव मेड द वेपन्स, न्यूक्लियर बोर्न वेपन्स होंगे जो कि सरफेस पर आ जाएंगे। सही। और ये जो मीटिंग है चाइना, ईरान और रशिया की न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, न्यूक्लियर डील के हवाले से, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? वेल देखिए, चाइना, रशिया और ईरान जो अभी मिले हैं और वो जो मीटिंग हुई है, अब एक बात समझने की है एंड मेरे वेस्टर्न जो हमारे स्ट्रेटेजिक सर्कल के लोग हैं वो भी अब इस बात को समझते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस कम है। चाइना जो है ना वो इसी सिस्टम का, ग्लोबल कैपिटलिस्ट मॉडल का ही एक वहाँ उसी में से निकलता हुआ सितारा है। वो कोई नया ग्लोबल ऑर्डर नहीं लेकर आए हैं, उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं की, जो हम दुनिया में देख रहे हैं उसी में से वो उभर रहे हैं। तो वो उनका मैकेनिज़्म ऑफ वर्क वो बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न अलायंसेस से। वो कहते हैं कि भई आप हमें तंग नहीं करो, हम आपको तंग नहीं करेंगे। तो चाइनीज़ ने अभी उस डील में भी यही कहा है कि आप इनको यूएन जैसे स्नैपबैक की बात करता है, उन्होंने कहा जी आप स्नैपबैक की बात नहीं करें, आप पैरिटी की बात करें, वो अपने पीसफुल पर्पसेस के लिए आ रहे हैं, तो आप उनको लिमिट कर एक प्रॉपर एक डील बनाएँ, उसके थ्रू आप आगे लेकर जाएँ। मतलब इन अगर आप मुझसे इन टोटल्स पूछें तो चाइना और रशिया दोनों कोई अगेंस्ट नहीं है ईरान के न्यूक्लियर जाने पे, जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है बात स्टेट्स के लिए, अमेरिका के लिए, कि चाइना और रशिया जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर ये चले जाते हैं न्यूक्लियर, तो इमेजिन कि चाइना रशिया को कितना सपोर्ट ऑलरेडी मिल जाएगा। अच्छा, क्या ये कहा जा सकता है कि ईरान को चीन और रूस मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट से रोक सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं आपको अपना इंडिविजुअल ओपिनियन दूँ इस बात पे, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि वो राज़ी कर सकते हैं और वो इंटरफेयर करना चाहेंगे, बिकॉज़ उनको दे आर नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है? एक बात तो ये समझे, वो कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर पर्पसेस फॉर द लाइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी फॉर द पीसफुल पर्पसेस, वो अगर लेना चाह रहे हैं तो आप कोई कंस्ट्रक्टिव डील क्रिएट करें जो पैरिटी पर हो और उसके हिसाब से काम करें। तो वो तो आई डोंट थिंक कि वो उनको उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे। हाँ, वो स्लो डाउन द प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ मैं आपको बता रही हूँ इसी आपके चैनल के थ्रू कि 2 महीने आप रुक जाएँ और फिर आप देखिएगा कि क्या होगा। द वर्ल्ड वुड बी फेसिंग अ न्यू सॉर्ट ऑफ अ पावर राइजिंग ऑन द सरफेस। और फाइनली ये भी बताइएगा कि अमेरिका इस वक़्त जो प्रेशर डाल रहा है ईरान पर न्यूक्लियर डील के हवाले से, उसका कोई नतीजा निकलेगा?
यूएस जितना प्रेशर डाल रहा है ना, वो आई थिंक वो स्ट्रैटेजी वो ठीक नहीं बैठ रही। वो इसलिए स्ट्रैटेजी ठीक नहीं बैठ रही क्योंकि रशिया और चाइना उतना ही सपोर्ट करता जा रहा है। तो आई एम नॉट सीइंग a strategic move by United States of America on this pertinent issue, जो कि उनको बहुत ही इस वक्त कंस्ट्रक्टिवली और डिप्लोमेसी के थ्रू ही सॉल्व करना चाहिए था, या इसको स्लो डाउन, मतलब आप सॉल्व क्या करेंगे, आप सिर्फ स्लो डाउन कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रेन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ईरान यूक्रेन को देखने के बाद कहेगा ये कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स फोगो कर दें, स्पेशली इन मिडल ईस्ट? आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी जो सेट बाय स्टेट्स है फॉर ईरान, that is not in a right direction. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।